अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का एक और टाइप शुरू करने जा रहा हूं, जो कि है कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी बेसिकली एनालिटिकल स्टडी का एक टाइप है। हमने और भी टाइप पढ़े थे, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी बेसिकली एनालिटिकल स्टडी का एक टाइप है। कोहॉर्ट स्टडी के बहुत सारे नाम है। इसको हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी भी कहते हैं, या इसको हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। इसको हम काज टू इफेक्ट स्टडी भी कहते हैं। इसको हम रिस्क फैक्टर टू डिजीज स्टडी भी कहते हैं। इसको हम एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी भी कहते हैं। इसको हम इंसिडेंट स्टडी भी बोलते हैं, और इसको हम बहुत सारे और भी नाम देते हैं कोहॉर्ट स्टडी को। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि कोहॉर्ट स्टडी हमारे पास एनालिटिकल स्टडी का एक टाइप है कि जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये। यहाँ पर कोहॉर्ट स्टडी में हम पहले कोहॉर्ट बनाते हैं। ये कोहॉर्ट क्या होता है? कोहॉर्ट बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है एक ख़ास वक्त में। यानी लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि एक ख़ास वक्त में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई 5-6 बंदे हैं और वो एक ही दिन पैदा हुए हैं, तो वो एक बर्थ कोहॉर्ट बनाते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है 6 या 7 बंदों का, और उसको हमने एक ही फैक्टर को एक्सपोज किया है, तो वो एक्सपोजर कोहॉर्ट बनाते हैं। फ़र्ज़ करें कई लोग हैं जिन्होंने एक ही दिन शादी की है, तो वो मैरिज कोहॉर्ट बनाते हैं। तो कोहॉर्ट का मकसद ये है कि ये बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी ख़ास वक्त में। तो कोहॉर्ट स्टडी की इंडिकेशन क्या है? सवाल पैदा होता है कि कोहॉर्ट स्टडी कब की जाती है। पहले तो हमने केस कंट्रोल स्टडी पढ़ी थी, अब कोहॉर्ट स्टडी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कब होती है? तो ये उस वक्त होती है कि जब हमारे पास एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान एक गुड एविडेंस हो एसोसिएशन का। यानी हमें अच्छी तरह अंदाज़ा हो कि हमारे पास एक्सपोजर और आउटकम में एक एसोसिएशन मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर हम स्मोकिंग और लंग कैंसर के बारे में कोहॉर्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें पहले से मालूम होगा कि स्मोकिंग और लंग कैंसर का एक आपस में ताल्लुक़ है। उसके बाद हम कोहॉर्ट स्टडी शुरू करेंगे। और दूसरा जो इंडिकेशन है वो ये है कि हमारे पास जिस डिज़ीज़ की वजह से जिस एक्सपोजर की वजह से डिज़ीज़ होता है, एक्सपोजर कम होता है, जबकि हमारे पास जो डिज़ीज़ का इंसिडेंस है यानी नंबर ऑफ़ न्यू केसेस वो ज़्यादा होते हैं। तो इन केसेस में फिर हम कोहॉर्ट स्टडी करते हैं। अच्छा, कोहॉर्ट स्टडी के टाइप्स कितने हैं? पहले हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसके बेसिकली 3 टाइप्स है। एक है प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, एक है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, और एक है मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी जिसको हम करंट या कंकरेंट कोहॉर्ट स्टडी भी बोलते हैं, इसमें बेसिकली इस तरह होता है, ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है कि हमारे पास जो डिज़ीज़ या आउटकम होता है या जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे पास पहले से नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास एक्सपोजर होता है, यानी जो जिस चीज़ की वजह से डिज़ीज़ होता है तो हम सिर्फ होता है और डिज़ीज़ नहीं होता। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि हम उसको एक्सपोजर को फॉलो करते हैं फ्यूचर में, और फिर देखते हैं कि आया उससे डिज़ीज़ काज होता है या नहीं। एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड दोनों ग्रुप में हम देखते हैं कि फ्यूचर में उस एक्सपोजर की वजह से उनमें डिज़ीज़ काज होता है या नहीं। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी के मशहूर एग्जांपल जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा वो है फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी और डोल एंड हिल्स, जिन्होंने स्मोकिंग और लंग कैंसर के बारे में एक प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी की थी। तो फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी और डोल एंड हिल की जो स्टडी थी स्मोकिंग और लंग कैंसर के बारे में, वो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी का एग्जांपल है। रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी ये क्या है? ये कौन सा टाइप है? ये बेसिकली इसको हिस्टोरिकल या नॉन कंकरेंट कोहॉर्ट स्टडी भी बोलते हैं। इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास ये बेसिकली केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी दोनों को मिलाता है। ये रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी ये केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी दोनों को मिलाता है। इसमें इस तरह होता है कि हमारे पास जब हम स्टडी शुरू करते हैं तो उस वक्त एक्सपोजर और आउटकम यानी डिजीज़ और इफ़ेक्ट दोनों मौजूद होते हैं। फिर हम इस तरह करते हैं कि हम पीछे वक्त में माजी में जाते हैं और हम उसके रिकॉर्ड को चेक करते हैं। पेशेंट को यानी हॉस्पिटल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है, इसके अलावा कॉलेज रिकॉर्ड होता है। तो हम उसमें देखते हैं कि वहाँ पर एक्सपोजर की वजह से
आउटकम या डिजीज़ हुआ था या नहीं। यानी हम पीछे जाते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, यानी माजी में जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं। इस वजह से इसको रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं, क्योंकि ये केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी दोनों को मिलाता है। इसमें इस तरह होता है कि केस कंट्रोल को नहीं, सॉरी, को सिर्फ ये कोहॉर्ट स्टडी जो है ना उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव अंदाज में करते हैं। इसमें फिर जब हम वक्त में माजी में देखते हैं तो फिर हम एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड दोनों लोगों में फिर देखते हैं कि डिजीज़ हुआ या नहीं। इस वजह से इसको रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी या हिस्टोरिकल कोहॉर्ट स्टडी भी बोलते हैं। इसके जो मशहूर एग्जांपल है उसमें हमारे पास फीटल मॉनिटरिंग इन न्यूनेटल डेथ, यानी एक स्टडी हुई थी जिसमें पहले न्यूनेट्स में मुख्तलिफ डेथ्स हुए थे, तो फिर उसको जब माजी में देखा गया, उसको जो फीटस थे उनके रिकॉर्ड चेक किए गए, तो फिर उनको मालूम हुआ कि वाकई इसका कोई रिलेशन है। इसके अलावा जो दूसरा मशहूर एग्जांपल है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी का, वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सपोजर और एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर। यानी पॉलीविनाइल एक्सपोजर की वजह से जब हमारे पास एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर हुआ था तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड चेक किए गए पास्ट में, फिर उससे एक एसोसिएशन निकाला गया। एक होता है मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी। मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी क्या होता है? ये बेसिकली कोहॉर्ट स्टडी का एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास दोनों किस्म के पर्सपेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों होते हैं। यानी इसमें भी इस तरह होता है कि जब हम स्टडी शुरू करते हैं तो कोहॉर्ट दोनों एट टाइम होते हैं, डिजीज़ और आउटकम और इफ़ेक्ट दोनों होते हैं। लेकिन अब फिर हम पास्ट में जाते हैं, पहले हम उसके रिकॉर्ड, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, कॉलेज रिकॉर्ड को चेक करते हैं और फिर हम उसको जब एसोसिएशन को पाते हैं तो फिर हम उसको एक्सपोजर को फिर हम फ्यूचर में फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें फर्दर डिजीज़ हुआ है या नहीं। यानी इसमें हम दोनों को मिलाते हैं, पहले हम रेट्रोस्पेक्टिव जाते हैं और फिर प्रॉस्पेक्टिव एक्सपोजर को फॉलो करते हैं। इसके जो एग्जांपल है, मशहूर एग्जांपल, वो हमारे पास कोड ब्राउन और डोल ने जो स्टडी की थी रेडिएशन थेरेपी के बारे में। तो कोड ब्राउन एंड डोल ने जो स्टडी की थी रेडिएशन थेरेपी के बारे में, वो मिक्स्ड स्टडी के एग्जांपल थी। अच्छा, अब कोहॉर्ट स्टडी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में क्या क्या एडवांटेजेस है इसके एडवांटेजेस ये है कि कैसे हम इंसिडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसमें दूसरा एडवांटेज ये है कि बैक तक हम बहुत ज़्यादा एटियोलॉजिकल फैक्टर या एसोसिएटेड फैक्टर को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ब्रेस्ट कैंसर और उसके साथ कोई एसोसिएटेड फैक्टर का स्टडी करना चाहते हैं तो हम उन दोनों के स्टडी के साथ साथ जितने भी और रिलेटेड फैक्टर है उन सबको बैक स्टडी कर सकते हैं। और ये हमें रिलेटिव रिस्क के बारे में मालूमात देता है, जिसकी वजह से फिर हम इंसिडेंस का चूँकि मालूमात देते हैं तो उससे हम रिलेटिव रिस्क को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे हम डोज रिस्पांस रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास बाइस का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड दो ग्रुप बन चुके होते हैं। इसके डिसएडवांटेज में यह है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की ज़रूरत होती है स्टडी को में शामिल करने के लिए। इस वजह से रेयर डिजीज़ के लिए स्टडी सूटेबल नहीं है। इसके अलावा इसके लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर हम इसको फॉलो अप इसकी करनी पड़ती है 15 से 20 साल या बहुत ज़्यादा वक्त तक, क्योंकि फिर हम इसमें फॉलो अप करते हैं तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोहॉर्ट को फॉलो अप उसकी करते हैं तो हमारे पास फ़ंड की कमी आ सकती है, स्किल्ड पर्सन की कमी आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास डिजीज़ के जो है ना उसके एलिजिबिलिटी और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में चेंज आ सकता है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। हमारे पास लोगों के बिहेवियर में चेंज आ सकता है, इसमें एथिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और इसके अलावा एक्सपेंस भी हो सकता है। तो ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी कोहॉर्ट स्टडी की।